Welcome to online English class. Today we are going to cover the next poem, The Trees of class 10th. The Trees is composed by Adrian Rich. और इस पोएम की जो सब्जेक्ट मैटर है, थीम है, वो मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है उस पर आधारित है। जैसा कि लिखा हुआ है, Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? क्या कोई जंगल वृक्षों के बिना हो सकता है, पेड़ों के बिना हो सकता है? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं और वे कहाँ जाते हैं, इस बात को बताया गया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को हम अपने घरों के अंदर लगाते हैं और जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल समाप्त हो जा रहे हैं। तो इस पोएम में एक गहरी आकांक्षा है कवि की, पोएट की, कि सारे पेड़ फिर से हमारे घरों से बाहर जा रहे हैं और जंगल का एक अस्तित्व सामने आ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम को। एक्चुअली ये पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखा गया है, इसमें तुकांत नहीं है, कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The trees inside are moving out into the forest. जो पेड़ थे, जो अभी तक अंदर थे, घरों के अंदर थे, अब बाहर जंगलों में जा रहे हैं। The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insects hide. और वो जंगल जो इतने दिन तो खाली थे, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता था, where no bird could sit, no insect hide, कोई भी कीड़ा नहीं छिप सकता था, पेड़ पौधे थे नहीं तो कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन है, और नो कंसेक्यूटिव लाइन में होता है तो वहाँ पर एनाफोरा होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। एनाफोरा इज फिगर ऑफ स्पीच। तो नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो अंधकार में जहाँ अपने पैर नहीं जमा सकता था। ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और वो जंगल जो इतने रातों में खाली पड़ा हुआ था, सुबह होने तक पेड़ों से भर जाएगा। तो इट इज़ द डीप एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट कि इट इज़ गोइंग टू हैपन। There would be the existence of a forest, densely forest, and all the trees, all the plants which are inside the homes, houses, it is going to move out. Stanza second देखिए। All night the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. Newly discharged patients. Half dazed, moving to the clinic doors. तो इस पोएम में लगभग सारे लाइंस में वो एक लाइन में बात समाप्त नहीं होती है, दूसरी लाइन में उसको डिपेंड होना आता है। तो एंजॉयमेंट इसमें है अधिकतर। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। देखते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, सारी रात जो पेड़ की जड़ें हैं अपने आप स्वयं आंगन की फर्श की दरारों से वो आज़ाद होने की कोशिश करती रही हैं। डिसएंगेज मतलब मुक्त होना, आज़ाद होना। फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांदा फ्लोर,
द लीव्स strain toward the glass, small twigs stiff with exertion. strain, STRAIN, strain मीन्स होता है कोशिश करना हिलने की, ट्राई टू मूव। तो छोटी जो पत्तियां हैं शीशों की तरफ मुड़ती हैं, हिलती हैं। शीशे लगे हुए हैं, कांच की शीशे, और छोटी टहनियाँ जो हैं, जो ट्विग्स हैं, स्मॉल ट्विग्स, वो अधिक मेहनत के कारण क्या हुई हैं, बहुत ही स्टिफ हो गई हैं। स्टिफ मतलब कड़ी हो गई हैं, चीमर हो गई हैं। स्टिफ, एक्सर्शन मतलब होता है कड़ी मेहनत के कारण वो हो गई हैं और मुड़ गई हैं। कड़ी मेहनत के कारण मुड़ भी गई हैं, क्रैम्ड। बाउज मीन्स होता है शाखाएं। तो जो छोटी टहनियाँ हैं वो कड़ी मेहनत के कारण वो बहुत कड़ी हो गई हैं और मुड़ गई हैं। ओके, नेक्स्ट, शफलिंग अंडर द लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। ठीक है, छत के नीचे इस प्रकार रगड़ खा रही हैं कि वो नए मरीजों की भांति हैं, नए जो रोगी होते हैं उनकी भांति हैं, जो बिल्कुल एम्बैरेस्ड होते हैं, भौचक्के होते हैं, अस्पताल के दरवाजे से निकलते हैं। न्यूली जो डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स होते हैं, जो नए नए मरीज होते हैं, उनको अस्पताल से निकलना होता है, छुट्टी मिलती है, तो भौचक्के होते हैं, हाफ डेज्ड। तो पेड़ों की यहाँ पर उपमा जो कंपैरिजन की गई है वो पेशेंट से की गई है। So we have understood it. All the night's roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. यहाँ पर पोएटेस का एक इमेजिनेशन है, कल्पना है कि the entire night the trees are making an effort to set themselves free from the cracks in the veranda floor, and the leaves are moving here and there in the glass, and small twigs, small branches of the trees, it has become very rough, very hard. Stiff means hota hai hard, due to hard labor, exertion, and it has it has bended, the branches has bended, and it is moving under the roof, just like the patients who are very very embarrassed, हाफ डेज्ड, जो घबराए हुए पेशेंट्स हैं और जो क्लिनिक से जा रहे होते हैं, उनके समान उनकी स्थिति होती है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन द स्काई इज स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन still reaches like a voice into the rooms. I refers to Adrienne Rich, the poetess. तो पोएटेस कहती हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ, दरवाजे जो आंगन में खुले हुए हैं, और मैं लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबी चिट्ठियाँ लिख रही हूँ, और जिनमें मैंने संभवतः ही अपने घर में जंगल की तरफ का प्रस्थान का वर्णन किया है। जंगल की तरफ का प्रस्थान, डिपार्चर का वर्णन किया है। ठीक है, स्केर्सली मतलब बहुत ही मुश्किल से मैंने उसमें इसके प्रस्थान का वर्णन किया है। रात बहुत ही तरोताज़ा है और पूरी चंद्रमा चमक रही है आकाश में। आकाश में चंद्रमा खुले आसमान में चमकता है। और क्या है, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, पत्तियों और जो काई है, जो शैवाल है, उसकी महक जो है वो कमरे में एक आवाज़ की तरह अभी पहुंच रही है। तो यहाँ पर भी एक तरह से सिमिला किया गया है। द स्मेल ऑफ लीव्स इट इज़ जस्ट लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। तो यहाँ सिमिली है, उपमा अलंकार है। तो पोएट इज सिटिंग इनसाइड द रूम
and the door is open in the veranda, and she's writing a long letter, and she hardly mention about the departure of the forest from the house. And night is very fresh. There's a full moon shining in the sky brightly, and there's a smell, fragrance of leaves and lichen. Lichen means algae. It is just like reaching just like their voice into the rooms. नेक्स्ट लास्ट स्टेंजा देखते हैं. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. अब पोएटिस कहती है कि मेरा जो हेड है, सिर, वो my head is full of whispers which tomorrow will be silent. तो मेरा जो मस्तिष्क है वो विस्पर से भरा हुआ. विस्पर मतलब होता है फुसफुसाहट, दिमाग में कुछ चल रहा हो. There is a sequence of thoughts, something is moving. It seems that somebody is talking very quietly. तो मस्तिष्क में फुसफुसाहट से भरा हुआ है और जो कल बिल्कुल शांत हो जाएगी. तो ये यहाँ पर एक होप है कि कल शांत हो जाएगी. लिसन, कल का मतलब आने वाले समय में शांत हो जाएगी. क्यों? लिसन, सुनिए. द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टूवर्ड्स इनटू द नाइट. सुनिए, शीशा टूट रहा है. जो घर के शीशे हैं वो टूट रहे हैं और जो पेड़ हैं वो रात में बाहर की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं. स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए रात में बाहर जा रहे हैं. विंड्स रश टू मीट देम, और जो पवन है, हवाएं हैं चलने वाली, उनसे मिलने के लिए दौड़ रही हैं. द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर. यहाँ पर भी देखिए सिमली है, उपमा अलंकार. द मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, और चंद्रमा एक शीशे की तरह टूट गया है. इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. इसके टुकड़े अब सबसे लंबे जो बलूत का पेड़ है उस पर एक ताज के समान, एक क्राउन के समान चमक रहे हैं. तो ये इमेजरी है, एक इमेजिनेशन किया गया है और एक्सपेक्टेशन उसका था, एक उम्मीद थी कि ये स्थिति सही होगी और सारे जो पेड़ हैं फॉरेस्ट में चले जाएंगे, फॉरेस्ट का अपना अस्तित्व होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर. तो नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू some I have sorted it out, the theme of the poem, my own handwriting. See, the theme is होता है कथा वस्तु. conflict between man and nature, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संघर्ष है. मनुष्य चाहता है बड़े बड़े रेजिडेंस, डेवलपमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, और घर के अंदर पेड़ पौधे लगा रखे हैं जो कि बिल्कुल तालमेल नहीं करता है हमारी नेचर से. और पोएट अपील करता है, पोएट का पूरा मानना है, एड्रियन रिच का मानना है कि पेड़ घर में अच्छे नहीं लगते, जंगल में अच्छे लगते हैं. लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करते हैं. एनाफोरा, आपने पोएम देखा तो सभी पोएम में इस पोएम में जो 2 लाइन आए हैं, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. जब किसी चीज़ को बहुत ही एम्फेसाइज किया जाता है, दबाव डाला जाता है, और व्हेन 2 कंसेक्यूटिव लाइंस बिगिंस विथ नो, इट इज़ कॉल्ड एनाफोरा. एनाफोरा एक अलंकार है जब किसी चीज़ पर काफ़ी जोर दिया जाता है और 2 लगातार लाइनें नो से स्टार्ट होती हैं, नो नेगेशन से, तो वहाँ एनाफोरा होता है. पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण है यहाँ पर. सन बरी इट्स फीट इन शैडो, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग टू फॉरवर्ड. बरी मतलब होता है दफन होना, मतलब अंदर जाना. तो सन को यहाँ पर मनुष्य के रूप में प्रदर्शित किया गया है
और ट्रीज़ दूसरे लाइन में ट्रीज़ को प्रदर्शित किया गया है लड़खड़ाते हुए चलते हुए मनुष्य के रूप में, तो ये पर्सनिफिकेशन है। एंजॉयमेंट लगभग सारे लाइंस में ये पोएम में एंजॉयमेंट है। एंजॉयमेंट क्या होता है? कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस टू अ नेक्स्ट लाइन। फर्स्ट एक लाइन में सेंटेंस कंप्लीट ना हो, दूसरी लाइन में कंप्लीट हो। एग्जाम्पली ग्रेशिया देखिए, ईजी एग्जाम्पली ग्रेशिया, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो फर्स्ट लाइन में सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सेकेंड लाइन में कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पर एंजॉयमेंट है। तो बहुत सारे हैं एंजॉयमेंट इसमें है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा, इस तरह से। सिमिली भी इसमें आया है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ट्री की जो उपमा दी गई है वो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है। मून इज़ ब्रोकन लाइक ए मिरर, मून की कंपैरिजन की गई है टूटे हुए शीशे से। राइम स्कीम की बात करें तो फ्री वर्स में लिखा गया है, तुक नहीं है इसमें, तुकांत नहीं है। और जैसा कि इट इज़ नॉट रिटन राइमिंग फॉर्म, फ्री वर्स है, इसमें राइम्स नहीं है। चलिए कंप्रीहेंड कर लेते हैं इस पोएम को। कुछ क्वेश्चंस हैं हमने इसमें किया है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम फाउंड। इस पोएम में ट्रीज जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो सी इज़ करेक्ट, इन द हाउस, घर में पाए जाते हैं। द ट्रीज इन द पोएम आर यूजफुल फॉर, इस कविता में जो पेड़ हैं वो किसके लिए उपयोगी हैं? तो किसी के लिए उपयोगी नहीं, नन ऑफ द अबव। ना तो बर्ड्स के लिए हैं ना इंसेक्ट्स के लिए हैं, बोथ एंड ए एंड बी, तो डी इज़ करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, तो इसमें हर तरह के पेड़, डेकोरेटिव प्लांट्स भी हैं, पॉइंटेड प्लांट्स, तो बोथ ए एंड बी इज़ करेक्ट। दिस प्लांट्स आर प्लांटेड इन, ये प्लांट्स कहाँ पर प्लांट किए गए हैं, लगाए गए हैं? तो पॉट्स एंड पैन्स में लगाए गए होंगे, क्योंकि घरों में है तो घर में क्या पाए जाते हैं? पॉट्स, बर्तन, पैन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द स्मॉल ट्विग्स ऑफ दिस प्लांट्स। तो छत के नीचे घरों के अंदर रहते हुए काफ़ी एक्सर्शन घूमते हुए कोशिश करते हुए बाहर निकलने के लिए ये बहुत ही स्टिफ हो गए। स्टिफ मतलब बहुत ही कड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में व्हाट आर द बाउज कंपेयर टू, बाउज मीन्स होता है ब्रांचेस, शाखाएं। तो इस पोएम में शाखाओं की कंपैरिजन किससे की गई है? तो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से की गई है, जो कि ये क्या है? ये सिमिली है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द पोएटेस राइट। पोएटेस क्या लिखती है? लॉन्ग लेटर्स, वरांदा में कमरे के अंदर बैठती है और लॉन्ग लेटर्स लिख रही होती है, और मुश्किल से वो प्रस्थान लिख रही होती है ट्रीज़ के लिए। मतलब उसको बहुत ही कम उम्मीद थी कि पेड़ घर से बाहर जाएंगे और अस्तित्व जंगल का होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द पोएटेस हेड फुल ऑफ। तो पोएटेस जो कवित्री है उनका जो मस्तिष्क है वो किन चीज़ों से भरा हुआ है? फुसफुसाहट से, विस्पर्स। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाहट। दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट ट्राइज टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स ऑफ द वरांडा फ्लोर। तो ए इज करेक्ट, रूट्स। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वन, हु इज़ द पोएट और पोएटेस ऑफ द पोएम। तो जैसा कि जानते हैं कि द पोएटेस ऑफ द पोएम इज एड्रियन रिच। So now discuss something else. Some questions I have sorted it out. Actually, again this is literary devices. You can go through it. Personification है, sun buries its feet. Sun has been personified. इसमें किया गया है, मानवीकरण किया गया है। Enjambment है, continuation of sentence to the next line. Imagery इसमें है, the trees inside are moving out into the forest. और all like the roots work to disengage themselves. Okay, so these are some devices
आई हैव मेंशन। क्वेश्चंस दिया है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड इन द स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन ए ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो 3 थिंग्स कौन सी नहीं हो सकती हैं बिना पेड़ों के जंगल में? द सिटिंग ऑफ ए बर्ड ऑन ट्रीज, द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड द सन बरिंग इट्स फीट। धूप का, सूर्य की किरणों का पेड़ की शाखाओं के नीचे जाकर आराम करना। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड? सन बरीज इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड बी द पोएट मीन बाय द सन्स फीट? तो द सन्स फीट refers to the rays of the sun that fall on the earth where there is no shadow on the ground because there is no trees. The rays fall directly on the ground. In a forest with trees, the shadow hides the sun rays, and it seems that the sun is burying its feet in the shadow that fall from the trees. Question number 2, where are the trees in the poem? What do their roots, their leaves and their twigs do? तो जैसा कि पढ़ा है हमने पोएम में कि जो ट्रीज़ हैं वो कविता में कहाँ हैं? घरों के अंदर हैं। और वो क्या करते हैं? वो कोशिश करते हैं अपने आप को मुक्त करने के लिए, क्रैक करके वरांदा को और जंगल में जाने के लिए। What does the poet compare their branches to? तो जैसा कि जानते हैं कि ब्रांचेस की कंपेरिजन की गई है न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट से, जो हाफ डेज्ड हैं, जो घबराए हुए हैं घर जाते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून? एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा एंड एट द इट्स एंड व्हाट काजेज दिस चेंज? पहले तो दिखाया गया है कि बिगिनिंग में कि मून इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस, एंड सेकेंड स्टेंजा में दिखाया गया है कि इट हैज़ इट इज़ फर्स्ट में दिखाया गया कि बहुत ही फुल मून है, शाइनिंग इन द स्काई, फ्रेश नाइट है। और सेकंड में दिखाया गया है कि इट इज़ ब्रोकन इनटू पीसेस एंड इट इज़ शाइनिंग ऑन द टॉप ऑफ द ओक ट्री। ओके, यू कैन गो थ्रू इट, आई हैव शॉर्टेड इट आउट। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट? व्हाट हैपन्स टू द हाउस? जब घर से पेड़ बाहर निकलते हैं, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव, तो क्या होता है कि जब घर से पेड़ बाहर जाते हैं? What happens to the house when the trees move out of it? तो इसमें होता क्या है, जब पेड़ बाहर निकल जाते हैं तो घर को क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि जब घर से पेड़ बाहर जाते हैं तो पत्तियों की जो सुगंध है और वो हवा में फैल जाती है, अब आवाज़ के समान जो पत्तियों की सुगंध और जो काई है उसकी सुगंध घर में आवाज़ के समान आ रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही, बिकॉज दे आर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, दे आर गोइंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन द लेटर्स? क्वेश्चन नंबर 3 में बताया क्या गया है कि आप क्या सोचते हैं कि कवि ने या कवित्री ने घर से जंगल के प्रस्थान के विषय में अपने पत्रों में जिक्र क्यों नहीं किया? तो पोएटेस ने इसमें जिक्र नहीं किया है क्योंकि वो बहुत ही शांत है। क्योंकि शांत है किसके बारे में? कि बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो घटित हो रही है और वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड घटना है। ओके, अनएक्सपेक्टेड घटना क्या है कि सभी पेड़ जो हैं वो घर के अंदर हैं, ठीक है, और पेड़ जो हैं वो मॉर्निंग दे आर आउट ऑफ द हाउस, वो बाहर निकल रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
ये क्वेश्चन का आंसर है, यू कैन गो थ्रू इट प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 4, now that you have read in detail, we can begin to ask what the poem might mean. How are 2 suggestions? Can you think of others? अब जबकि अपने कविता को विस्तार से देख लिया है, तो हम पूछ सकते हैं कि कविता का अर्थ अथवा भाव क्या हो सकता है। 2 सुझाव जहाँ दिए हैं, और क्या आप दूसरे और सोच सकते हैं? तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। इस सुझाव जो दिए गए हैं इसमें आप पढ़ लीजिए। Does the poem present a conflict between man and nature compared with the tiger in the zoo? Is the poet struggling that plants and trees used for interior decoration in cities which forests are cut down are imprisoned and need to break out? तो इसकी रिजेम्बलेंस की जा सकती है टाइगर इन द जू से। क्या ये जो पोएम है, जो वर्तमान में जो पोएम है, क्या ये संघर्ष है व्यक्ति और प्रकृति के बीच में? क्या पेड़ों को मुक्त किया जाना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट तक पहुंचाना चाहना चाहिए? On the other hand, Adrienne Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge out from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? और दूसरी तरफ एड्रियन रिच ने पेड़ों को मनुष्य का रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है कि मनुष्य और पेड़ एक जैसे होते हैं। तो जीवन है पेड़ हमारे लिए। तो दूसरा हम क्या दे सकते हैं? हम कह सकते हैं कि येस, द पोएम इज़ ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन एंड नेचर। और मनुष्य ने बहुत सारे पेड़ काटे हैं, और ट्रीज़ और प्लांट्स अब बिल्कुल फॉरेस्ट में बहुत ही कम हैं। कॉलोनीज़ और बड़े बड़े रेजिडेंसेस बनाए गए हैं, ठीक है। और जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। हमने जो एनिमल्स को, जो वाइल्ड एनिमल्स को उनके प्राकृतिक उनके घर से को तबाह कर दिया है, उनको बिल्कुल वंचित कर दिया उनसे। और लगभग बहुत सारे जानवर विलुप्त हो रहे हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो दीज थिंग्स वी कैन राइट इट डाउन। दिस इज रिटन डाउन, यू कैन गो थ्रू इट, ओके। I have written down. So hope you must have understood it. If you want to get notified with my upcoming videos, you can subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Have a good day.